ओके गाइस, संजय साहित्य भवन एग्जाम्पल 26। एक फर्म में कमल एवं विमल 3:2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हुए साझेदार हैं। 31 मार्च 2021 को उनका तलपट निम्न अनुसार है। आपको एक क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। इसके अलावा बेटा आपको बोला गया है कुछ एडजस्टमेंट्स है। 31 मार्च 2021 को स्कंद का मूल्य 60,000 रुपए था। ठीक है, मार्च 2021 के लिए किराया नहीं चुकाया गया। इस पर सीजीएसटी तथा एसजीएसटी प्रत्येक 9% की दर से देय है। कंप्यूटर पर 20% हिरास लगाइए। विमल को वेतन 5,000 रुपए पर मंथ मिलता है। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज 6% की दर से देय है। उपयुक्त समायोजनाओं को ध्यान में रखते हुए आप 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फर्म का व्यापार खाता, लाभानी विनियोजन खाता तथा उक्त तिथि का चिट्ठा तैयार कीजिए। देखिए बच्चों, ये फाइनल अकाउंट है, 11th में सबने किया था। बहुत बेसिक सी बात है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे इसे कराने में टाइम वेस्ट करना चाहिए। मैं फटाफट से विद इन 5 मिनट इस फाइनल अकाउंट को खत्म कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, कोई डाउट हो तो हैंड रेस कर सकते हो। पहले मैं आपको इसके सारे कंटेंट बताता जाऊंगा। सबको आता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। मैं फटाफट से कंटेंट बताता जा रहा हूं, एक बार रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो है क्या चीज क्लियर हो जाएगी, एडजस्टमेंट्स भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए फटाफट से। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, बीच में नहीं बोलना, सुनते जाना। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। रिटर्न इनवर्ड जो होता है वो हमारा सेल्स रिटर्न होता है। ठीक है, ये सेल्स में से ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में माइनस हो जाएगी। ध्यान से सुनिए। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट में असेट्स में जाएंगे। कंप्यूटर बैलेंस शीट में असेट्स में जाएगा, लेकिन इस पर एक एडजस्टमेंट है, 20% का डेप्रिसिएशन लगना है। तो जो आपका कंप्यूटर है 50,000 रुपए का, 50,000 का 20% यानी कि 10,000 को आप बैलेंस शीट में कंप्यूटर में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन के नाम से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे 10,000 को। इस तरीके से फाइनल अकाउंट खत्म कर रहे हैं। घर जाके कॉपियों में कर लेना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्रेडिट साइड में दिया हुआ है सेल्स 9,40,000, इसमें से सेल रिटर्न माइनस हो जाएगी 12,000 रुपए की। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है वो परचेज में ट्रेडिंग अकाउंट में से माइनस हो जाएगा 4,000 रुपए। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में चले जाएंगे। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट आपको क्रेडिट साइड में दी हुई है। ठीक है, इसके अलावा आपको दिया है आउटपुट सीजीएसटी 14,100 रुपए और आउटपुट एसजीएसटी दिया हुआ है क्रेडिट साइड में 14,100 रुपए। ठीक है, आपको नीचे के एडजस्टमेंट दिए उसने कि मार्च 2021 के लिए किराया नहीं चुकाया गया है। इस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी प्रत्येक 9% देय है। एक काम करते हैं, अभी आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी को होल्ड करके आगे के टॉपिक समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्रेडिट साइड में दिया हुआ है कमल की कैपिटल और विमल की कैपिटल। इनको आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एक एक करके दिखाएंगे। कैपिटल अकाउंट नहीं बनवा रहा वो आपसे, आपको डायरेक्टली जो भी प्लस माइनस करना है, ये ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल में आपको कन्वर्ट करना है भी। मतलब है तो एक तरीके से क्लोजिंग की कैपिटल, पर अभी इसमें से एडजस्टमेंट्स नहीं हुई हैं, तो इसे आप इनडायरेक्टली ओपनिंग कैपिटल मान सकते हो। अभी क्लोज आपको करना है, तो अभी फिलहाल आप इसको क्या करोगे, अभी आप फिलहाल इसको क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में बी फोकस्ड कमल की कैपिटल को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, 3 लाख रुपए अंदर लिखेंगे। टोटल वाले कॉलम में नहीं लिखेंगे, लायबिलिटी वाले कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि अभी इसमें चीजें आपको प्लस माइनस करनी है। डायरेक्टली बैलेंस शीट में प्लस माइनस करके दिखानी है वो। ऐसी विमल की कैपिटल को 1,50,000 आप लायबिलिटीज में अंदर की तरफ लिखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में कुछ चीजें रह गई हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें लिखा है रेंट, फिर लिखा है 11 महीने के लिए 22,000। तो अगर आप 22,000 में 11 का डिवाइड लगाएंगे तो एक महीने का रेंट आएगा 2,000, यानी कि एक महीने का रेंट होता है 2,000। उसने नीचे बोला है रेंट जो चुकाया नहीं गया है, रेंट अभी एक महीने का चुकाया नहीं गया है, इसका मतलब 22,000 में एक महीने का रेंट जो है 2,000 रुपए वो आउटस्टैंडिंग है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब ये 22,000 रुपए का रेंट आप डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप ये रेंट डालोगे 22,000 रुपए, इसमें 2,000 रुपए आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से आप ऐड कर दोगे।
ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसको आप लोग बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में दिखाओगे 2,000 रुपए, और P&L की डेबिट में दिखाओगे 24,000 रुपए, 22,000 प्लस 2,000। ठीक है, यहां तक आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आउटस्टैंडिंग रेंट आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे कायदे से कितना दिखाएंगे, 2,000। लेकिन इस पर एक जीएसटी का भी कॉन्सेप्ट है, 9% की जीएसटी और 9% की एसजीएसटी है। तो उस 2,000 पर जब आप 9% निकालोगे तो 180 आएगा, और फिर से 9% निकालना पड़ेगा, वो भी 180 आएगा। ये सीजीएसटी है और ये एसजीएसटी है। ठीक है, टोटल हो गई 360। इसको आपको 2,000 में जोड़ना पड़ेगा, वो आपका कहलाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट विद जीएसटी। यानी कि आपको बैलेंस शीट में जो दिखाना है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे वहां पर आप आउटस्टैंडिंग रेंट लिखोगे 2,000। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए रेंट पेबल की जो जर्नल एंट्री होती है विद जीएसटी वो होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, और रेंट पर जब जीएसटी लगेगा तो आउट इनपुट सीजीएसटी है ना, और इनपुट एसजीएसटी 180 180 और ये 2,000। तो इस तरीके से ये मिला के बनता है, क्योंकि ये जीएसटी अभी आपने दी नहीं है। 2,360 ये है। अब बात समझ रहे हो ना। तो इस नजरिए से रेंट कितना है, मतलब रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, 2,000। इसीलिए पीएनएल में 2,360 नहीं जोड़ा है रेंट के अंदर। पीएनएल में आपने देखा 22,000 में हम लोग कितना जोड़ने की बोल रहे हैं, सिर्फ 2,000। क्यों, क्योंकि पीएनएल से जो कनेक्टेड एक्सपेंसेस है वो 2,000 रुपए। बाकी जो जीएसटी है आपकी वो एक्सपेंसेस है, लेकिन अभी आपको उसको कवर अप करना है, मतलब उसको आपको भी पे नहीं किया है आपने, क्योंकि रेंट आपने दिया नहीं है तो उस पर जीएसटी कहां से दे दी होगी। तो वो आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखानी है 2,000 रुपए रेंट के और 360 रुपए इंक्लूड करते हुए उसे आउटस्टैंडिंग। तो 2360 रुपए आपके लायबिलिटी में जाएंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, किस नाम से दिखा देना, आउटस्टैंडिंग रेंट विद जीएसटी। ठीक है, इसके बाद बेटा आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो है सैलरी टू स्टाफ। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब वो अपनी जीएसटी भी समझ लेते हैं, जो हमारा जीएसटी का टॉपिक रह गया था ना उसे भी समझ लेते हैं। देखिए आपको आउटपुट सीजीएसटी क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, आउटपुट सीजीएसटी आपको क्वेश्चन में दी हुई है 14,100, और आपकी इनपुट सीजीएसटी कितनी आ गई, 180। इसको इसमें से कवर कर लो, इसे बोलते हैं सेट ऑफ करना। इनपुट सीजीएसटी जो होती है वो आउटपुट सीजीएसटी में से सेट ऑफ होती है। आपके पास आउटपुट सीजीएसटी है 14,100 रुपए, आपके पास इनपुट सीजीएसटी है 180 रुपए। आप इसमें से इसको कवर करिए, ये बचेगा आपका करीब करीब, ये बचेगा बेटा आपका 13,000, कितना बच रहा है, 14,100 में से 180 गए, कितने बचे, 13,920 रुपए। ठीक है, फिर आप अपने क्वेश्चन में भी आगे बढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन के अंदर इनपुट सीजीएसटी भी दी हुई है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। क्वेश्चन की पीडीएफ में आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेंगी। जो भी क्वेश्चन मैं ओरली करा रहा हूँ या बोर्ड पे करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां आप देख लेना। इनपुट सीजीएसटी 9,300 दिया हुआ है तो वो भी माइनस होगा, क्योंकि वो भी तो इनपुट ही है। तो ये आपका बचेगा 4,920। चीजें ऊपर नीचे सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ाया नहीं है, सिर्फ कराया है। ठीक है, तो ये बचेगा 4,000, अच्छा इनपुट सीजीएसटी 9,300 है तो ये हो जाएगा 4,620। सेम यही एसजीएसटी में दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर। आउटपुट एसजीएसटी भी सेम दी हुई है 14,100, आउटपुट इनपुट एसजीएसटी आपको इनपुट एसजीएसटी 180 और एक क्वेश्चन में दी हुई है इनपुट एसजीएसटी 9,300। तो ये जो बचेगी ना, ये क्या बची है, आउटपुट सीजीएसटी, ऐसे ही एक बचेगी आउटपुट एसजीएसटी, वो भी इतनी बचेगी। देखिए अगर इनपुट बचती है तो बैलेंस शीट में असेट्स में चली जाती है, आउटपुट बचती है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में। ट्रायल बैलेंस में आपको दोनों दी होंगी, लेकिन जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो सेट ऑफ करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो दिखाना है। आउटपुट का बचेगा तो लायबिलिटी में, इनपुट का बचेगा तो असेट्स में। तो अब फिलहाल आउटपुट का बच रहा है तो अब इसे लायबिलिटी में दिखा दोगे। तो ये दोनों 4,620 4,620
आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी के नाम से बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में सैलरी टू स्टाफ दिया 1,20,000, वो आप पी&एल के डेबिट में दिखा दोगे। ठीक है, इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 3,52,000 रुपए दिया, बैलेंस शीट में असेट्स में दिखा दोगे। इसके बाद वेजेस दिए 16,000, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाओगे। जर्नल चार्जेस दिए 30,000 रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कैश एट बैंक दिया, बैलेंस शीट में असेट्स में दिखाओगे। इसके अलावा कमल की ड्रॉइंग दी है 20,000, तो जब आप वो कैपिटल वन बैलेंस शीट में कैपिटल डाली है, अपने कमल की कैपिटल डाली है, उसमें से ये कमल की ड्रॉइंग माइनस हो जाएगी। ठीक है ना, ये ड्रॉइंग कमल की माइनस हो जाएगी कमल की कैपिटल में से। इसी के अलावा विमल की ड्रॉइंग दी है 10,000 रुपए, तो विमल की कैपिटल में से बैलेंस शीट में लायबिलिटी में विमल की ड्रॉइंग माइनस हो जाएगी। ठीक है, अंदर ही अंदर बस इतना ही सामान दिया है आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर। फिर नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपए, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, दो जगह जाता है। ठीक है, रेंट का हो ही गया, कंप्यूटर पे टैप हो ही गई। इसके बाद कह रहा है विमल को वेतन 5,000 रुपए दिया जा रहा है और साझेदारों पर पूंजी पर ब्याज। बच्चों पार्टनर की सैलरी और आईओसी दोनों एप्रोप्रिएशन होते हैं, तो इसका पीएनएल से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, इसके लिए अभी हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके उसका नेट प्रॉफिट निकालना जरूरी है, और उसके लिए पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करना है, डिफरेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी आएगा उसको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर उसकी टोटलिंग करके बैलेंसिंग करके नेट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करके लाना है, जिसको आपको शिफ्ट करना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद जैसे रोज आप बनाते हो पीएनएल एप्रोप्रिएशन वो बनाना है, नेट प्रॉफिट जो उत्तर के आएगा वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में, फिर ये दो एप्रोप्रिएशन डाल देना है। तो विमल की सैलरी, विमल की जो सैलरी है 5,000 रुपए पर मंथ, एक तो इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में डाल देना। ठीक है, और दूसरा क्या करोगे, बैलेंस शीट में विमल की कैपिटल में ऐड कर देना, क्योंकि आप इसकी एंट्री करते हो तो सेल पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो कैपिटल बूस्ट अप होगी ना, तो विमल की जो सैलरी है उसको विमल की कैपिटल में ऐड कर देना, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में ड्रॉइंग माइनस कर देना, और उसकी जो सैलरी है वो उसको प्लस कर देना। समझ में आ रहा है? इसके अलावा जो आईओसी है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में डाल देना। कौन सी कैपिटल पे निकालोगे आईओसी? जो ट्रायल बैलेंस के अंदर कैपिटल दी हुई है 3 लाख और 1.5 लाख ओपनिंग कैपिटल पे निकलती है ना, इस पे निकाल करके पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में डाल देना। वो ओपनिंग ये एक तरीके से देखा जाए, ओपनिंग कैपिटल का मतलब होता है बिफोर एडजस्टमेंट, क्योंकि आप ट्रायल बैलेंस के अंदर उठा रहे हो तो एडजस्टमेंट है ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, तो आप उस पर निकालोगे, एप्रोप्रिएशन में डाल दोगे डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट में क्या करोगे, इस आईओसी को उनकी कैपिटलों में जोड़ दोगे। समझ में आ रहा है? फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन का आंसर निकालना, डिफरेंस करके जो भी आए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। रेशियो क्वेश्चन में दिया है 3:2, उसमें डाल देना आंसर। फिर जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा उन्हें भी उनकी कैपिटल में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में उनकी कैपिटल में दोनों के हिस्सों को प्लस कर देना। ठीक है गाइस, इतना था, बाकी और इसमें रहता नहीं है कुछ, क्वेश्चन पूरा डिस्कस हो चुका है। लास्ट में आप देखेंगे आपका जो टोटल है वो इक्वल आ जाएगा बैलेंस शीट का। करके देखना, मैंने पूरा क्वेश्चन पूरा डिस्क्राइब किया है, अगर समझदार होंगे तो घर पे जाके कॉपी में कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जांपल 3 आरसी अग्रवाल के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6 आरसी अग्रवाल, वही संजय साहित्य भवन। देखिए जल्दी से सुन लीजिए। वसु और आचार्य एक फर्म में साझेदार है, आहरण पर ब्याज 6% की दर से 6% वार्षिक की दर से वसूल किया जाता है। फर्म के खाते 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। उन्होंने फर्म में निम्नलिखित राशियां निम्नानुसार निकाली। वासु की ड्रॉइंग्स दे रखी है अलग अलग डेट में, और आचार्य की भी ड्रॉइंग्स दे रखी है अलग अलग अमाउंट की और अलग अलग डेट में। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए प्रत्येक के आहरण पर वसूल योग्य ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए आपको इर्रेगुलर ड्राइंग दी हुई है, क्योंकि जब आप अलग अलग अमाउंट अलग अलग टाइम गैप पर निकालते रहते हैं तो उसको इर्रेगुलर ड्राइंग कहते हैं। और इर्रेगुलर ड्राइंग में आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलवा रहा है ना ये, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के दो मेथड होते हैं, या तो आप सिंपल मेथड से निकाल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या फिर आप प्रोडक्ट मेथड से निकाल सकते हैं। सिंपल मेथड में आपको हर एक ड्राइंग के लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ड्राइंग इनटू टाइम लेफ्ट, ड्राइंग इनटू टाइम लेफ्ट।
आफ्टर दिस ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 12। हर एक ड्राइंग के लिए आपको अलग अलग आईओडी निकालनी पड़ेगी। जैसे इसने पहली ड्राइंग की है 17 अप्रैल को, तो 17 अप्रैल को 900 रुपए की ड्राइंग की है। अगर डेज में अगर बीच में करता है तो अपॉन में 12 की जगह 365 लगता है। जैसे इसने 17 अप्रैल को ड्राइंग की है, तो अब आपको यहां से दिन काउंट करने पड़ेंगे 17 अप्रैल से लेकर के क्लोजिंग डेट जो की है 31 मार्च। तो 17 अप्रैल को भी काउंट किया जाता है, यानी कि आपको देखना पड़ेगा 17 अप्रैल से लेकर के आने वाले 31 मार्च तक कितने दिन हो रहे हैं, तो 307 डेज हो रहे हैं। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं? अगर सिंपल मेथड को लेके जा रहे हैं तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिया है इसमें 900, एक बता दे रहा हूं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग दे रखा है 900। डेज देखो इसमें कैसे, सॉरी बेटा माय मिस्टेक, टंग ऑफ स्लिप हो गया, डेज हो रहे हैं 348, ठीक है 348 डेज हो रहे हैं इसके अंदर। एक बार रिटैली कर लेते हैं 348 डेज कैसे हो रहे हैं। 17 अप्रैल को आप कर रहे हो, 17 अप्रैल 2020, 17 अप्रैल 2020, तो देखिए आपका अप्रैल में रह गए, ऐसे निकालते हैं अप्रैल में आपका 30 माइनस 17, यानी कि 17 से काउंट करेंगे, 13 और 1 14 दिन तो अप्रैल के हो गए, क्योंकि जिस दिन ड्राइंग की उसको भी कंसीडर किया जाएगा ना, क्योंकि आप ऐसे अगर गिनोगे बच्चों की तरह से तो 16 दिन ही तो गए, 14 दिन बाकी है। अप्रैल के बाद मई कितना हो गया, मई के दिन हो गए 31। 365 में 16 माइनस करके 349 आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं लॉन्ग पैटर्न इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अभी आप नियरेस्ट पे जाएंगे तो वहां कैसे समझेंगे। लेट मी फिनिश, ठीक है। जून में हो गए आपके 30 दिन। मैं पूरा क्वेश्चन थोड़ी नहीं करा रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आपको कैसे निकालना होता है, इसीलिए मुझे कराने दीजिए। जून के बाद जुलाई में आएगा आपका 31, अगस्त में आएगा 31, सितंबर में आएगा आपका 30। इस तरीके से निकालते हैं बच्चों। अक्टूबर में 31, वो तो नियरेस्ट नहीं था इसलिए लॉन्ग पैटर्न गया, लेकिन जो नियरेस्ट होंगे 31 मार्च के तो वो तो ऐसे ही निकलेंगे सब। अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी में 28 और मार्च में 29, मार्च में 31। जिस महीने में फरवरी 29 की होगी वहां अपॉन में 365 की जगह 366 लगाना, जिस ईयर में, क्योंकि जो लीप ईयर होता है जो 4 से डिवाइड हो जाता है उसे लीप ईयर बोलते हैं। जैसे 2020 लीप ईयर है, फिर 2024 लीप ईयर होगा, उससे पहले 2016 लीप ईयर था, ठीक है। तो अब आप इसमें देखेंगे 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10 और 1 11 और 8 49। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसका मतलब 17 को कितने तारीख को ड्राइंग करी है उसने, 17 अप्रैल, मंथ लेफ्ट। ओके ओके ओके, फॉर्मूला ये लगेगा डेज लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग। तो 17 अप्रैल को तो आपने ड्राइंग करी है, तो डेज लेफ्ट, क्योंकि हमारा मंथ में गड़बड़ नहीं होता है, हम क्या करते हैं मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अगर आप जैसे किसी, देखो समझो, अगर आप किसी महीने की 30 तारीख को ड्राइंग करते हो, 31 तारीख या 30 अप्रैल को ड्राइंग करते हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर, यानी कि जिस पर्टिकुलर ओकेजन पर आप ड्राइंग कर रहे हो उसके बाद चाहिए, इसीलिए 17 इसमें काउंट नहीं किया है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर दिस ड्राइंग। लेकिन अगर हम डेज में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, डेज लेफ्ट आफ्टर दिस ड्राइंग। तो भाई 17 अप्रैल को तो हमने ड्राइंग करी है, तो 17 अप्रैल के वो काउंट करेंगे। वही हो रहा था, सीधे सीधे सही घटा रहा था, बाद में +1 पता नहीं किस खुदकुशी में जोड़ दिया, खुदकुशी बोला 48। चलो 348 डेज, तो मैंने थोड़ा सा बुक में से देखा था, इसीलिए आपको कैलकुलेट करके बताया है कि ये 348 डेज कैसे आए हैं, ठीक है। तो अब आपके माइंड में समझ में आ गया कि सिंपल मेथड, ये कौन से मेथड से हम ड्राइंग निकालने की बात कर, आईओडी निकालने की बात कर रहे हैं, सिंपल मेथड, इर्रेगुलर ड्राइंग सिंपल मेथड। याद रखना ये गलती हो सकती है, जब हमसे हो गई तो आपसे भी हो सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इर्रेगुलर ड्राइंग है और सिंपल मेथड अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको हर एक ड्राइंग पर अलग अलग इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी, हर एक ड्राइंग पर अलग अलग इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी। तो पहली ड्राइंग आपकी कितनी है बच्चों, 900 रुपए, और मंथ सॉरी डेज कितने लेफ्ट हो रहे हैं, 348। तो 900 इंटू, बंद कर दूंगा मैं वीडियो और बैच ऑफ कर दूंगा, 900 इंटू 348 इंटू रेट इसमें कितनी दी हुई है 6% वार्षिक, 6 डिवाइड बाई
100 इंटू 365। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पहली वाली इंटरेस्ट मिल जाएगी। ऐसे ही सारी जितनी भी इसने वासु ने जो 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 ड्राइंग करी है सब पे निकाल लेना, सारी आईओडी जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट मेथड में जा रहे हो तो प्रोडक्ट मेथड में आपको इतना लॉन्ग टर्म नहीं जाना है। प्रोडक्ट मेथड में आपको एक टेबल बनानी है। सबसे पहले आपको यहां पे लिखना है डेट ऑफ ड्राइंग। जो भी आपने पहले वासु का समझा देता हूं, दूसरे का आप अपने आप कर लोगे। वासु ने जिस जिस डेट पे ड्राइंग करी है वो सारी डेट लिख दी है आपने, क्वेश्चन में दी हुई है आपको, ठीक है। अब वासु की 1 2 3 4 ड्राइंग्स है तो चारों आपने डेट लिख दी यहाँ पर, ठीक है। फिर आप लिखोगे अमाउंट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। वासु के चारों अमाउंट लिख दिए आपने ड्राइंग के, क्वेश्चन में दिए हुए। फिर आप लिखोगे डेज लेफ्ट, वो डेज आप निकाल रहे थे ना वो यहाँ निकाल लोगे। 31 मार्च से कंपैरिजन करके, इससे इसका कंपैरिजन करके जो डेज बच रहे हैं वो आप निकाल लोगे। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, इससे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये प्रोडक्ट मेथड चल रहा है। जब आप इससे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको प्रोडक्ट का टोटल करना है, ठीक है। फिर फॉर्मूला लगाना है आईओडी का, एक ही बार फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 100 इंटू 365, ठीक है। प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1 इंटू 100 अपॉन 365। इस फॉर्मूले से प्रोडक्ट आपको ये वाला लेना है, रेट 6%, 1 ऐसी लगा दो या मत लगाओ, और 365, तो आपको डायरेक्ट उसकी एक ही बार में आईओडी मिल जाएगी। ये आपका प्रोडक्ट मेथड होता है। तो आपकी अपनी मर्जी है, वैसे नॉर्मली आप प्रोडक्ट मेथड ही फॉलो करना, सिंपल मेथड फॉलो मत करना जब तक ना पूछे। क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो हमने इर्रेगुलर ड्राइंग के दोनों मेथड समझ लिए, सिंपल मेथड भी और प्रोडक्ट मेथड भी। घर जाके कॉपियों में करना क्वेश्चन, और इस वीडियो को जरूर देखना। किसी भी सूरत में वीडियो देखे बिना मत रहना, क्योंकि कई सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो अगर आपने वो वीडियो पूरी नहीं सुनी होगी डेली की डेली, तो आप उन पॉइंटों को नोट करने से रह जाएंगे, फिर पेपर में दिक्कत होगी आपको। इसीलिए आपको हर एक पॉइंट को डेली पूरी पूरी वीडियो सुन के उसके नोट्स बनाने, जैसे इसको थ्योरेटिकली लिखना है, इस पूरे स्ट्रक्चर को। ये एक स्ट्रक्चर मैंने दिया आपको, थ्योरेटिकली लिखना है अपने घर जाके, क्योंकि आप बार बार इन क्वेश्चनों का रिवीजन थोड़ी नहीं करोगे, पर बार बार कॉन्सेप्ट का रिवीजन करोगे। ये जितना भी मैं वीडियो में बता रहा हूं उसके कॉन्सेप्ट बनाने, जैसे मैंने अभी जीएसटी बताया वो भी एक कॉन्सेप्ट था। अगर फाइनल अकाउंट बनाना हो, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना हो, तो किस तरीके से कैपिटल अकाउंट प्लस माइनस करके बनता है, वो भी एक कॉन्सेप्ट था। सब वीडियो में मैंने बताया। घर जाके वीडियो सुन के अपनी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट बनाना, और टाइम टू टाइम उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना। फिर पेपर किसी भी रूप में आ जाए, आप उसको आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स याद है तो आप किसी भी प्रकार के पेपर को सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो केस स्टडी में आए, चाहे वो लॉन्ग में आए, चाहे वो शॉर्ट में आए। कॉन्सेप्ट्स के राजा बनिए, और कैलकुलेशन के भी। ओके, अब अगला क्वेश्चन है संजय साहित्य भवन का प्रैक्टिकल नंबर 8। संजय साहित्य भवन, बुक आरसी अग्रवाल, प्रैक्टिकल नंबर 8। देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं, निम्नलिखित, ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित विवरण से 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए साझेदार पी, क्यू और आर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ये मान करके कि पूंजी स्थायी है। तो सभी बच्चों को कैपिटल अकाउंट बनाना मैंने सिखा रखा है। कंटेंट भी तीनों पार्टनर के दिए हुए, बिगिनिंग कैपिटल दे रखी है, एडिशनल कैपिटल दे रखी है। बिगिनिंग कैपिटल, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस वीडियो हो गया। एडिशनल कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल कैपिटल इन गुड, मतलब 1 अक्टूबर को एक पार्टनर माल लेके आया है तो उसे करंट अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग करंट अकाउंट में दिखाएंगे। इसके अलावा करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं आपको, दो पार्टनरों का क्रेडिट दे रखा है, एक पार्टनर का डेबिट दे रखा है, ये मैं समझा चुका हूं। मंथली ड्राइंग दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है मंथली ड्राइंग। पहले वाले पार्टनर ने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब पहले वाले पार्टनर ने हर महीने के प्रारंभ में 1000 रुपए निकाले हैं। तो टोटल जब आप वो बनाओगे ना, जब आप करंट अकाउंट बनाओगे तो उसमें दिखाओगे इसे, क्योंकि नॉर्मली जो ड्राइंग होती है खाली केवल ड्राइंग लिखी होती है तो उसको हम ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं और उसको हम लोग करंट अकाउंट में दिखाते हैं। तो 12,000 रुपए आप दिखाओगे, क्योंकि मंथली 1000 है तो पूरी साल की कितनी हो गई 12,000 करंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाओगे ड्राइंग्स के नाम से।
दूसरे वाले पार्टनर ने 2000 रुपये मंथ के हिसाब से करी है, लेकिन उसने एंड ऑफ एवरी मंथ है तो इसकी 24,000 हो गई, ये भी करंट अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगी, ठीक है। और तीसरे वाले पार्टनर ने 1000 रुपये मंथ के मिडिल में, तो इसकी भी 12,000 रुपये हो गई, ये भी आपकी ड्रॉइंग जो है वो करंट अकाउंट के डेबिट में जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसने बोला है पार्टनर की सैलरी करंट अकाउंट में जाएगी, पार्टनर का कमीशन करंट अकाउंट में जाएगा, आईओडी करंट अकाउंट में जाएगा, आईओसी करंट अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट दे रखा है आपको, ये भी आपका करंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। ये आपको लाभ दे रखा है, तो ठीक है, ये आपको वर्ष का लाभ दे रखा है इसमें, तो वो भी आपने करंट अकाउंट में दिखा देना है, सारी चीजें करंट अकाउंट में जाएंगी। ये क्वेश्चन मैंने केवल इसलिए चुना है क्योंकि कुछ भी नया नहीं था, सिर्फ इसमें आपको रेगुलर ड्राइंग का कॉन्सेप्ट समझा दे। आपको 3 ड्राइंग दी हुई है और तीनों ड्राइंगों के अलग अलग मोड है। पहले वाले पार्टनर ने मंथ के बिगिनिंग में की है, दूसरे वाले पार्टनर ने मंथ के एंड में की है, तीसरे वाले पार्टनर ने मंथ के मिडिल में की है, तो इसे रेगुलर ड्राइंग बोलते हैं। रेगुलर ड्राइंग में आपका जो फॉर्मूला होता है वो आईओडी निकालने का, वो होता है आपका ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 100 इंटू 12, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एवरेज पीरियड जो होता है, अगर बिगिनिंग वाला कॉन्सेप्ट है तो 5.5 माना जाता है, एंड वाला कॉन्सेप्ट है तो 6.5 माना जाता है, मिडिल वाला कॉन्सेप्ट है तो आपका 6 माना जाता है। उल्टा हो गया, बिगिनिंग वाले में 6.5, क्लोजिंग वाले में 5.5 और मिडिल वाले में 6। और फॉर्मूला अगर आपको चाहिए, पहले की वीडियोस में भी बताया, वहां से देखिएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर इसका फॉर्मूला चाहिए तो पीछे की वीडियोस देखिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय साहित्य भवन, प्रैक्टिकल नंबर 32। दुर्गेश, लोकेश और रितेश साझेदार हैं जो कि लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 के अनुपात में करते हैं। फर्म पिछले कुछ वर्षों से कार्य कर रही है। अब सभी साझेदारों ने लाभ हानि विभाजन अनुपात 2:2:1 के अनुपात में करने का निर्णय लिया। पहले 3 पार्टनर थे, उनका रेशियो शुरू से जो चला आ रहा है वो 3:2:1 था, लेकिन अब ये रेशियो चेंज होकर के 2:2:1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि यह परिवर्तन पिछले वित्तीय वर्ष 17-18 से किया जाना है। पिछले कुछ वर्षों में लाभ हानि इस प्रकार है: 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 में हानि दी है। यानी कि देखा जाए तो हमें ये जो परिवर्तन है वो कई 17-18 से खींच के लाना है। 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21, ये 4 ईयर में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। हमने इन 4 ईयर में प्रॉफिट और लॉस अलग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, अब हम अपना रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब से कह रहा है कि एक समायोजन जनरल प्रविष्टि द्वारा 4 वर्षों के लाभों को समायोजित करना है, ठीक है गाइस। तो इसमें आपको क्या करना है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहले आप बनाएंगे 17-18, मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट कराया है ना। कॉलम खींचेंगे पर्टिकुलर, बहुत सिंपल तरीके से होगा। आपको हर ईयर का नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा और फिर लास्ट में सारे नेट इफेक्ट को एक बार जोड़ना पड़ेगा। कैसे? आपने टेबल बिल्कुल जैसे बताई थी वैसे बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल आप बनाएंगे, पहला कॉलम पर्टिकुलर का, फिर 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनरों के डेबिट क्रेडिट वाइज 3 कॉलम, पहले पार्टनर का डेबिट क्रेडिट, दूसरे पार्टनर का डेबिट क्रेडिट, तीसरे पार्टनर का डेबिट क्रेडिट और फिर फर्म का डेबिट क्रेडिट, ठीक है। आप पहले ऊपर ईयर डालेंगे 17-18, 2017-18, उसमें आप क्या करेंगे, जो प्रॉफिट आपने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उसको रिवर्स करेंगे। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1 नाउ रिवर्स्ड, ठीक है। तो आप तीनों पार्टनर में उस प्रॉफिट को, ये जो आपको 17-18 का प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 12,000 रुपए का, इसको आप रिवर्स करेंगे डेबिट करके, ठीक है। फिर आप इसका फर्म का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, वही बेसिकली वही आना है। फर्म को प्रॉफिट हो गया 12,000 रुपए का, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल जब डेबिट करते हैं तो फर्म के क्रेडिट में लिख देते हैं ना, तो यही 12,000 रुपए को आप सही रेशियो में, जो कि है 2:2:1, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करके फिर आप पार्टनर का पूरा नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। ठीक उसी के नीचे जैसे ही आपका
नेट इफेक्ट बन जाएगा ना, तो बंद नहीं करेंगे, उसी टेबल के अंदर नीचे लिखेंगे, अगला ईयर डालेंगे पर्टिकुलर के कॉलम में 18-19, फिर से उस ईयर का प्रॉफिट रिवर्स करेंगे, फिर नेट इफेक्ट निकालेंगे, नेट इफेक्ट निकल जाएगा, ब्लैक लाइन से उसे अंडरलाइन कर देंगे, फिर इसके बाद तीसरा उसी ईयर के नीचे शुरू हो जाएगा 19-20, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा आपका शुरू हो जाएगा, जो लॉस ऑलरेडी आपने डेबिट किया हुआ है उसको रिवर्स करेंगे तो वो क्रेडिट में चला जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल में, फिर उसका नेट इफेक्ट निकालेंगे, फिर चारों नेट इफेक्ट को जोड़ेंगे। मैं बता देता हूं, अगर हम पार्टनर वाइज बात करें तो पहला पार्टनर का नाम है दुर्गेश, तो ध्यान रखिएगा पहले पार्टनर का मैं आपको बोल के बता रहा हूं, मेरे पास सॉल्यूशन सामने, आप लोग घर पे करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जब हम पहले पार्टनर का करेंगे दुर्गेश का, तो उसका नेट इफेक्ट निकल के आएगा हमारा 11,200 रुपए डेबिट। जब हम दूसरे पार्टनर का नेट इफेक्ट करेंगे, मतलब सॉरी, फिर हम उसी पहले वाले पार्टनर का दूसरे ईयर का नेट इफेक्ट निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 1,400 डेबिट, ठीक है। फिर हम तीसरे, अच्छा बेटा वो 11,200 नहीं है, 1,200 था, कॉमा लग गया था, 1,200 डेबिट दूसरे पार्टनर का निकल के आएगा 1,400 डेबिट, दूसरे पार्टनर का नहीं, पहले पार्टनर के दूसरे ईयर का। फिर पहले पार्टनर के तीसरे ईयर का नेट इफेक्ट निकल के आएगा 1,900 रुपए डेबिट। फिर पहले पार्टनर के चौथे ईयर का नेट इफेक्ट निकल के आएगा 1,500 रुपए क्रेडिट। तो अब आप इसका एक टोटल नेट इफेक्ट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, पहले वाला 1,200 डेबिट, फिर पहले वाले का दूसरे ईयर का मैंने बोला 1,400 डेबिट, फिर पहले वाले का, ये भी एक ही पार्टनर का चल रहा है, ये एक से ज्यादा पार्टनरों की बात नहीं हो रही है, एक एक करके निकालना है। फिर दूसरे तीसरे पहले वाले पार्टनर के तीसरे ईयर का आ रहा है 1,900 रुपए डेबिट। फिर पहले ही पार्टनर के चौथे ईयर का निकल के आएगा नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट निकालना तो सब लोग जानते हो, नहीं तो वीडियोस देख लेना, ठीक है। वो निकल के आएगा 1,500 रुपए क्रेडिट। अब आप इसका जब कंक्लूजन करके टोटल नेट इफेक्ट निकालेंगे तो 12 और 14 26 और 19 4,500 रुपए डेबिट के और 1,500 रुपए क्रेडिट के, तो आपका जो बचेगा वो बचेगा 3,000 रुपए डेबिट, ठीक है, 3,000 रुपए डेबिट। ये हो गया आपका टोटल नेट इफेक्ट। ऐसे ही दूसरे पार्टनर का करेंगे, ऐसे ही तीसरे पार्टनर का करेंगे, फिर उसके बेस पर जो टोटल नेट इफेक्ट निकल के आएगा, पहले पार्टनर का आ रहा है 3,000 डेबिट, दूसरे पार्टनर का आएगा 2,000 क्रेडिट, टोटल नेट इफेक्ट। तीसरे पार्टनर का आएगा 1,000 क्रेडिट, फिर इसके बेस पर आप एंट्री कर देंगे। एक एंट्री होगी चारों ईयर की, एक ही एडजस्टमेंट टेबल, एक के नीचे एक के नीचे एक बनती जाएगी, 4 बार नेट इफेक्ट निकलेगा, चारों को क्लब कर लिया जाएगा पार्टनर वाइज, फिर जो कंक्लूजन निकलेगा उसकी एक जनरल एंट्री कर दी जाएगी। आई होप से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से करते हैं मल्टीपल ईयर्स का। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा संजय साहित्य भवन का प्रैक्टिकल 19। पूरा क्वेश्चन आपको अपने घर से करना है, ठीक है। क्वेश्चन के मैं बार बार पढ़ भी नहीं रहा, पीडीएफ डाल दूंगा, क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, जो पार्टनर है उनमें से एक पार्टनर का नाम है वर्मा, ठीक है, एक पार्टनर का नाम है वर्मा। वर्मा क्या कर रहा था बेटा, वर्मा को सैलरी मिल रही थी 6,000 रुपए पर मंथ। वर्मा को सैलरी मिल रही थी 6,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। इसने ये बोला है कि एक लाइन बोली है क्वेश्चन के अंदर कि वर्मा अपना मासिक वेतन, मतलब 6,000 रुपए महीना, यानी कि साल का 72,000 रुपया, वर्मा अपना मासिक वेतन नियमित रूप से ले रहा था। जबकि बच्चों रूल ये होता है कि जब कोई पार्टनर को हम सैलरी देते हैं तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ऐड कर दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि हम उससे कह रहे हैं कि ले भाई बिजनेस में से सैलरी निकाल के ले जा, लेकिन तुम भाई नियमित रूप से रेगुलरली अपनी सैलरी ले रहे हो, इसका मतलब आप ड्रॉइंग कर रहे हो, और ड्रॉइंग का अमाउंट कितना है, उतना है जितना आपको सैलरी मिल रही है। यानी कि एक तरफ तो आपको सैलरी मिल रही है, दूसरी तरफ आप उस पैसे को बिजनेस में से विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, इसका लेखा ना तो आहरण खाते में किया गया और ना ही इसे लाभानी खाते में डेबिट किया गया। मतलब ना तो हमने अभी तक इसे ड्राइंग के रूप में दिखाया, ना ही इसे अभी हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखाया, तो कोई बात नहीं है। अब हम अपना जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो उसमें एक तो इसको सैलरी के रूप में दिखा देंगे, वर्मा की सैलरी 72,000 रुपए। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में कितने रुपए दिखा दोगे आप सैलरी के, पार्टनर सैलरी वर्मा या वर्मा सैलरी कितना दिखा दोगे, 72,000। फिर इसके बाद इस सैलरी को आप कौन से अकाउंट में डालोगे, करंट अकाउंट में, क्योंकि इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, पूंजी स्थायी है। तो इस सैलरी को आप करंट अकाउंट में कहां डालोगे, वर्मा के खाते में क्रेडिट साइड में। और उसके साथ साथ
आप वर्मा का जो करंट अकाउंट बनाओगे ना, उसको इसी को ड्रॉइंग मान करके उसके करंट अकाउंट में डेबिट भी करोगे। करंट अकाउंट में क्रेडिट करोगे सैलरी के नाम से। किस नाम से क्रेडिट करोगे? सैलरी के नाम से। लेकिन इसको तुरंत के तुरंत करंट अकाउंट में ड्रॉइंग के नाम से डेबिट भी करोगे 72,000, और पहले से भी एक ड्रॉइंग दी हुई है 81,500 और 72,000 ये, तो टोटल जो ड्रॉइंग आप इसके अकाउंट में डालोगे वो डालोगे 1,53,500 रुपए करंट अकाउंट के डेबिट में। समझ में आ गया? क्योंकि अगर आपने सैलरी विड्रॉ नहीं करी होती तो सैलरी सैलरी रहती। आज सैलरी सैलरी तो है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप इस पैसे को विड्रॉ भी कर रहे हो। बेटा पैर पीछे करो, आप इस पैसे को विड्रॉ भी कर रहे हो, ठीक है? तो इसको आपको ड्रॉइंग करंट अकाउंट में डेबिट साइड में ड्रॉइंग के नाम से दिखाना पड़ेगा। पहले से एक ड्रॉइंग दी हुई है, उसमें ऐड ऑन कर देना, तो टोटल ड्रॉइंग आपकी आ जाएगी। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में एज अ सैलरी एप्रोप्रिएशन के रूप में आप दिखा देंगे। क्लियर हो गया ना सबको? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।